सो कॉल्स इन एडवांस हमारा फिनिश हो गया था लास्ट टाइम। अभी हमारे पास आ रहा है टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? जब आपका कॉल ड्यू होता है, हम आपके पास पैसा मांगते हैं कि भाई कॉल का पैसा ड्यू हो चुका है, पैसा दे दो। बट किसी कारण सर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और आप हमको पैसा नहीं दे पाए, दैट इज कॉल्ड द कॉल्स इन एरियर्स। ओके, पढ़ो। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स in respect of calls in arrears should be verified by reference to the share register। तो कितना पैसा ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर्स के पास, कितना कॉल्स इन एरियर्स हुआ, वो वेरीफाई कर दो शेयर रजिस्टर के साथ। इफ एनी कॉल्स आर ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स दे शुड बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। कोई डायरेक्टर्स के पास कॉल का पैसा ड्यू हुआ है तो बैलेंस शीट में सेपरेटली शोन करना है। ऑफन द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स। आप आर्टिकल्स चेक कर लो कि जिस लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स किया है वो सबके पास इंटरेस्ट चार्ज हमको करना है। क्या ऐसा कोई रूल है? इसके लिए आपको आर्टिकल चेक करना पड़ेगा। द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सच अ केस शुड बी वेरीफाइड। और फिर आपको चेक करना है कि आर्टिकल्स में लिखा था क्या आपने मांगा कि नहीं मांगा, वो आपको चेक करना है। ओके, तो ये है आपका कॉल्स इन एरियर्स। ओके, अब आपके पास क्या आ रहा है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आपने शेयर कैपिटल ऑल्टर की है। ओके, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 of the Companies Act 2013, following points related to the share capital may be altered. The law given in the provision provides that a limited company having a share capital may alter its capital part of the memorandum. लॉ कहता है कि लिमिटेड कंपनी अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकती है। करेक्ट? तो जो शेयर ऑल्टर करेगी वो पार्ट है मेमोरेंडम का। तो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन अ लिमिटेड कंपनी having a share capital may, if so authorized by its article, after this memorandum in its general meeting, to first point, increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient। देखो, आपको अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है। आपको मालूम है ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? कि लाइफ में आप इतना पैसा जनता के पास मैक्सिमम मांग सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर ऑथोराइज कैपिटल। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार, इतना पैसा तो हम ले लेंगे, उससे भी ज़्यादा चाहिएगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आर्टिकल्स ऑथोराइज कराना पड़ेगा। आपको एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और बोर्ड रिजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमको हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, कंसोलिडेट एंड डिवाइड all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares। However, no consolidation and division will result in changes in the voting percentage of a shareholder shall take effect unless it is approved by the tribunal on an application made in the prescribed manner। आप टीवाई बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ के आए हो कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या था? बड़े में से छोटे में आना है, और कंसोलिडेशन छोटे में से बड़े में जाना है। आपको मालूम है उसकी अमाउंट सेम होती थी, बट आपके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज डिक्रीज होते थे। करेक्ट? तो ये है आपका कंसोलिडेशन और सब डिवीजन। इससे आपके वोटिंग राइट्स में कोई चेंज आएगा? नो, कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट? तो आपको ये जो करना है कंसोलिडेशन और सब डिवीजन, क्या इसके लिए आपने ट्रिब्यूनल में से अप्रूव लिया है? क्या आपने एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब मैनर में दी है? चेक कर लो। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, convert all or any of its fully paid up share into stock, reconvert that stock into fully paid up share,
ऑफ एनी डिनोमिनेशन, ये भी टीवाई में था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में, आपको याद हो तो। आप अपने इक्विटी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते थे, या तो आप अपने स्टॉक को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेते थे। करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सब डिवाइड इट शेयर or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum। तो आप अपने शेयर को सब डिवाइड कर सकते हो स्मॉलर अमाउंट जो मेमोरेंडम में फिक्स की है वहां तक। सो हावेवर दैट इन द सब डिविजन द proportion between the amount paid and amount if any unpaid, तो जितना पैसा आपने दिया और जितना पैसा आपने नहीं दिया on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived। वो दोनों आपके सेम होने चाहिए जहां से आपको ये रिड्यूस शेयर मिले हैं। ई पॉइंट, कैंसल शेयर which at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by the amount of share so cancelled। ये भी आपके पास था टीवाई बीकॉम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में, कि जो शेयर्स आपने इश्यू नहीं किए हैं, करेक्ट, अनइश्यूड शेयर्स, या तो आपने जो शेयर इश्यू किए हैं पर जिसका पैसा आपने मांगा नहीं है, करेक्ट, और आपको चाहिए भी नहीं, करेक्ट, तो आप वो कैंसिल कर दो। करेक्ट। द कैंसलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप जो शेयर कैंसिल कर रहे हो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी। Within 30 days of the shares having been consolidated, converted, subdivided, redeemed, cancelled, or stock having been reconverted, notice should be given to the registrar in the prescribed form along with the alter memorandum। तो जहां से आप ये सब काम करते हो, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन, सब डिवीजन, वहां से 30 दिन के अंदर आपको ये नोटिस आरओसी को भेज देना है। दूसरा, आपने अपना जो मेमोरेंडम चेंज किया ना, उसके साथ अकेला नोटिस मत भेजना, मेमोरेंडम के साथ भेजना है आपको। आपके पास 30 डेज है। तो यहाँ पे ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या है? तो ऑडिटर की ड्यूटी, फर्स्ट, टू वेरीफाई दैट द ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय इस आर्टिकल। आपने जो अपना कैपिटल ऑल्टर किया है, क्या आर्टिकल्स ने उसको ऑथोराइज किया था? टू इंस्पेक्ट द मिनट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑथोराइजिंग द ऑल्टरेशन, क्या जो आपने शेयर कैपिटल ऑल्टर किया, क्या शेयर होल्डर्स ने मिनट्स में या बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन में उसको ऑथोराइज किया है? उसका इंस्पेक्शन कर लो। टू ऑब्टेन अलॉटमेंट लिस्ट containing the details of new holding of shares or stock by each member and to verify the same with the entries। आपको अलॉटमेंट लिस्ट ऑब्टेन करना है जिसने भी नए शेयर्स लिए हैं, करेक्ट, वो सारे जो मेंबर है उसकी एंट्रीज आपको चेक करनी है। To inspect the director's resolution in regard to allotment, consolidation, conversion, subdivision passed pursuant to the resolution of the members। तो डायरेक्टर्स को रिजोल्यूशन चेक करना, डायरेक्टर्स का जो रिजोल्यूशन है वो चेक करना है ऑडिटर को, किसके रिलेटेड? ये जो काम उन्होंने किया है ना उसके रिलेटेड। टू एग्जामिन द कैंसल शेयर सर्टिफिकेट इफ एनी एंड एग्री द सेम विद द काउंटर फॉलो ऑफ न्यू सर्टिफिकेट इश्यूड। तो आपने जितने भी शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल किए हैं वो एग्जामिन करो, और उसके सामने आपने नए सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं वो भी चेक कर लो, उसकी काउंटरफॉल होगी। टू सी द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन कंपाइल्ड विथ, जो आर्टिकल्स में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया था क्या उसी प्रोसीजर के हिसाब से आपने काम किया? ऑडिटर की ड्यूटी है वो चेक करेगा।
to verify that the share capital account is correctly shown in the balance sheet. ये सब काम होने के बाद आपका शेयर कैपिटल क्या बैलेंस शीट में सही तरीके से दिख रहा है? To see that the necessary intimation to the registrar contemplated by section 64 has been sent. तो आरओसी को जो भी इंटीमेशन आपको करना था, क्या आपने उसको विद इन ड्यू टाइम में कर दिया है? ये सब कुछ ऑडिटर्स की ड्यूटी है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में उसको चेक करना है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अभी आया था ऑल्टरेशन। हाँ, ऑल्टरेशन में अमाउंट सेम होता है, करेक्ट, बट रिडक्शन में क्या होगा, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट। The duties of an auditor in these regards are following. First, verify that the meeting of the shareholder held to pass the special resolution was properly convened. Also, that the proposal was circularized in advance among the members. सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या कोई स्पेशल रिजोल्यूशन रिडक्शन ऑफ कैपिटल के रिलेटेड पास हुआ। आपको ये जानना भी जरूरी है, क्या आपने कोई सर्कुलर रिजोल्यूशन एडवांस में मेंबर को दिया है प्रपोजल करके कि हमको इतना कैपिटल रिड्यूस करना है, ये भी चेक करो। कंफर्मिंग दैट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या आपके आर्टिकल्स में लिखा था कि आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो, कंफर्म करो। एग्जामिनिंग द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल confirming the reduction and seeing that the copy of the order and the minutes have been registered and filed with the ROC. तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जामिन करो कि ये जो कंपनी है जिसने शेयर कैपिटल रिड्यूस की है, क्या उसका कॉपी ऑफ ऑर्डर, उसकी मिनट्स, उसका मिनट्स क्या आरओसी में रजिस्टर करवाया है, फाइल करवाया है, चेक करो। इंस्पेक्टिंग द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एज रिगार्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, आरओसी ने कोई सर्टिफिकेट दिया है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, वो इंस्पेक्ट करो। वाउचिंग द जर्नल एंट्रीज recorded to reduce the capital and to write down the asset by reference to the resolution of the shareholders and all other documentary evidence, also seeing that the requirement of schedule 3 part 1 have been compiled with। तो आपने अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है, तो इसकी जनरल एंट्रीज आपको बनानी है। असेट राइट डाउन, to write down the asset by reference to the resolution of the shareholders, तो आपने अपनी असेट की वैल्यू को भी डाउन किया है, उसके लिए भी आपने रिजोल्यूशन पास करवाया था शेयर होल्डर्स के पास, उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से, क्या आपने वो फुलफिल की, चेक करो। कंफर्मिंग दैट द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, आपने अपने असेट का रिवैल्यूएशन करवाया है, तो क्या प्रॉपर वैल्यू बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की है। Verifying the adjustment made in the members account in the registrar or members and confirming that either the paid up amounts shown on the old share certificate have been altered or the new certificate have been issued in lieu of the old and the old one have been cancelled। देखो, आपने अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है, तो आपको ये चेक करना है कि पेड अप अमाउंट आपके पुराने सर्टिफिकेट में है, क्या आप उसको ऑल्टर कर दोगे, या तो आप पुराना मंगवा लोगे, वो कैंसिल करके एक नया सर्टिफिकेट इश्यू करोगे, ये चेक करना है ऑडिटर को। दूसरा एक वर्ड टीवाई बीकॉम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लिखते थे, बैलेंस शीट में सबसे लास्ट में एंड रिड्यूस वर्ड लिखते थे, याद हो तो। The confirming that the words and reduce, if required by the order of the tribunal, have been added to the name of the company in the balance sheet। ओके, ये भी आपको कंफर्म करना है। फिर
verifying that the memorandum of association of the company has been suitably altered, क्योंकि आपने अपना कैपिटल रिड्यूस किया है, तो क्या आपने अपने मेमोरेंडम में जो भी ऑल्टरेशन करना था वो सही तरीके से कर दिया, वो वेरीफाई कर दो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन ऑफ फोरफीचर शेयर्स। आपको मालूम है ना कि शेयर फोरफिट कर सकते हैं। ये कब आएगा ये पॉइंट? जब आपको मालूम है कि मैं आपको नोटिस भेजूंगा, इस भाई मेरे को मेरा पैसा दे दो, करेक्ट? नोटिस भेजूंगा, दूसरी नोटिस भी आ जाएगी, फाइनल नोटिस भी आ जाएगी, फिर आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो, तब कंपनी के पास ये लास्ट ऑप्शन है कि कंपनी आपके पास से वो शेयर फोरफिट कर लेगी, करेक्ट? तो उसका वेरिफिकेशन ऑडिटर कैसे करेगा, वो चेक करना है। फर्स्ट, ascertain that the articles authorize the board of directors to forfeit the share। क्या आर्टिकल्स में ऑथराइज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर फोरफिट कर सकते हैं? एंड दैट द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय द बोर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या ये पावर डायरेक्टर ने यूटिलाइज किए कंपनी के बेनिफिट में? नेक्स्ट, वेरीफाई द अमाउंट ऑफ कॉल और इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉल विच वॉज आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द शेयर फोरफिटेड। आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो शेयर फोरफिट किए हैं उसमें कितने अमाउंट का कॉल था, करेक्ट? वो आपको चेक करना चाहिए, और उसमें से कितना आउटस्टैंडिंग था। ascertain that the procedure in the articles has been followed। क्या आर्टिकल्स में जो प्रोसीजर लिखा है कि शेयर फोरफिट करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या आपने वो फॉलो किया? द नोटिस गिवन टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर वार्निंग दैम that in the event of non-payment by a specified date of the amount of call already made on the share standing in their names together with interest, if any, shares shall be forfeited। आपको डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को एक नोटिस देना है, वार्निंग देना है कि जो आप पेमेंट नहीं करोगे कोई स्पेसिफाइड डेट तक, तो आपने जो अमाउंट अभी तक पे किया है, करेक्ट, वो अमाउंट हम फोरफिट कर देंगे, करेक्ट? और आपके पास जो शेयर्स है वो भी हम फोरफिट कर देंगे। See that the proper resolution of directors first as regard issuance of notice and afterwards in respect of forfeiture of shares। तो सबसे पहले तो आपको नोटिस इश्यू करना चाहिए, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, देन आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि शेयर फोरफिट कर दो। अब जब आप शेयर फोरफिट करते हो तो आपको मालूम है कि उसकी एंट्री हमको पास करनी होती है, तो वो एंट्री को वेरीफाई करो। वेरीफाई द एंट्रीज recorded in the books of account consequent upon the forfeiture of shares to confirm that the premium, if any, received on issue of shares has not been transferred to forfeited share account। तो कोई शेयर प्रीमियम की अमाउंट है वो गलती से शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ना जाए, वो ऑलवेज याद रखना है आपको। इसके लिए आपको HFA सब्जेक्ट में शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर था। आपको मालूम है कि जब भी शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू से, ओके? तो ये था आपका शेयर फोरफिट की बात हो गई। अब आपको मालूम है कि कंपनी शेयर फोरफिट करेगी तो वो बैठी नहीं रहेगी, वो शेयर वो किसी और को बेच देगी और पैसा रिकवर कर लेगी। दैट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, ओके? द ऑडिटर शुड ascertain that the board of directors has the authority under the article to reissue the forfeited shares। हर एक पॉइंट में ये चीज़ तो आने वाली है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल्स में लिखा है कि वो फोरफिटेड शेयर री इश्यू कर सकता है। रिफर टू द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स री अलॉटिंग फोरफिटेड शेयर्स। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास करवाया फोरफिट शेयर को री एलोकेट करने के लिए? वाउज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन टू whom the shares have been allotted।
तो जिसको हमने शेयर एलोकेट किए हैं उसके पास से जो अमाउंट आया वो वेरीफाई करो, एंड वेरीफाई द एंट्रीज रिकॉर्डेड फ्रॉम री अलॉटमेंट, और री अलॉटमेंट की एंट्रीज वेरीफाई करो एंड सी दैट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर including that the received prior to forfeiture is not less than the par value. ओके, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एक सिंपल, 10 रुपये का मेरा शेयर था, 6 रुपये ऑलरेडी एक शेयर होल्डर ने मेरे को दे दिया था, 4 रुपये में मांग रहा था, वो 4 रुपये नहीं दे रहा है, करेक्ट, इसलिए मैंने वो शेयर फोरफिट कर दिया। ओके, अब जब मैं री इश्यू करूंगा दूसरे किसी शेयर होल्डर को, तो उसके पास से ऑब्वियसली मैं 4 या 4 से ज़्यादा पैसा मांगूंगा, 4 से कम तो मांगूंगा ही नहीं, करेक्ट, इसलिए लिखा है नॉट लेस देन द पार वैल्यू। वेरीफाई दैट द computation ऑफ द अमाउंट ऑफ सरप्लस रिजल्टिंग ऑन द रेशियो ऑफ शेयर्स क्रेडिटेड द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको मालूम था कि शेयर कैपिटल चैप्टर में सबसे लास्ट एंट्री क्या थी कि शेयर फोरफिटेड का जो बैलेंस है वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, verify partly paid shares are forfeited for non-payment of call and reissued as a fully paid. The reissue is considered as an allotment at a discount, and compliance of the provision of Section 53 of the Companies Act 2013 is essential as issue of shares at a discount other than sweat equity shares are void. आपको मालूम है कि जो शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं वो पार्टली पेड अप शेयर्स है। ओके, और वही शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए एज अ फुल्ली पेड। पार्टली पेड अप शेयर्स को आपने फोरफिट किया है और आपने रीइश्यू किया है फुल्ली पेड से, तो आपके रीइश्यू को कंसीडर करना है एज एन अलॉटमेंट एट अ डिस्काउंट, और उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 53 का प्रोविजन है, करेक्ट। तो आप ये काम कर सकते हो, बट मान लो कि स्वेट इक्विटी शेयर होता तो ये कैंसिल हो जाता, लिखा है आर वॉइड। स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा के कोई शेयर्स होते, करेक्ट, तो ये वॉइड हो जाता। स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट से दे सकते हो, दूसरे किसी शेयर आप डिस्काउंट से नहीं दे सकते। शेयर ट्रांसफर ऑडिट, तो जो शेयर्स आप ट्रांसफर करते हो ना उसका भी ऑडिट होता है। ओके, द फ्रीक्वेंटली बिग कंपनीज रिक्वायर ऑडिटर्स टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में किसी भी कंपनी ने जो भी शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, करेक्ट, उसका ऑडिट करना है। तो बिग कंपनीज में ऐसा हो रहा है। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? The object of such an audit is detection of mistake in a registration of transfer which may have effect of setting the company with the liability for damages claimed by a shareholder on account of losses suffered in a consequences। मान लो जिस पार्टी के नाम पे ट्रांसफर करना था उसके जगह किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो गया, और फिर आगे उसने तो काम भी चालू कर दिया, तो जिसको ट्रांसफर करना था उसको तो ट्रांसफर किया नहीं, तो उसको लॉस हुआ, और ये जो लॉस हुआ वो कंपनी के पास से क्लेम करेगा वो डैमेजेस का, तो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट होगी और मार्केट में रेपुटेशन भी डिस्टर्ब होगी। ओके, as per section 56 of the Companies Act 2013 read with the rule 11 of the Companies Rule 2014, following aspects are required to be examined by the auditor in conducting the share transfer audit। तो नीचे के पॉइंट से जो एग्जामिन करने हैं ऑडिटर्स को। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, no transfer of securities or the interest of the member take place in case of a company having no share capital।
जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो कंपनी कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती अदर देन द ट्रांसफर बिटवीन द पर्सन both of whose names are entered as a holder of beneficial interest in the records of the depository. तो ये लोग कर सकते बिटवीन द पर्सन, दोनों के नाम बेनिफिशियल इंटरेस्ट एज अ होल्डर एंटर है डिपोजिटरी में। अब आपको डिपोजिटरी मालूम है डिपोजिटरी क्या होता है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, और CDSL, ऐसी दो डिपोजिटरी है जो काम कर रही है ये। Check where an instrument of transfer of securities held in physical form is in form number SH4, duly stamped, date, and executed by or on behalf of the transferor। तो क्या आपने जो शेयर ट्रांसफर करने हैं उसके लिए फिजिकल फॉर्म SH4, स्टैम्प, डेट, एग्जीक्यूट करवाया था? एंड द ट्रांसफर एंड स्पेसिफाइंग द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। तो जिसके नाम पे आपको ट्रांसफर करना है उसका नाम होना चाहिए, करेक्ट, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी देखना है आपको। इफ एनी ऑफ द ट्रांसफरी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन along with the certificate relating to the securities, or if no such certificate is in existence along with the letter of allotment of securities। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग? इफ एनी of the transferee has been delivered to the company by the transferor। तो आपको ये जो शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो आपके पास भी सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपके पास शेयर है तो शेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, करेक्ट। तो ट्रांसफरर को ये सर्टिफिकेट ट्रांसफरी को देना पड़ेगा, करेक्ट। और ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन along with the certificate relating to the securities। तो क्या उसके पास 60 डेज में ये सर्टिफिकेट मिला जिस दिन पे हुआ कि आपको शेयर ट्रांसफर होते हैं? नहीं सर, नहीं मिला, ऐसा कोई सर्टिफिकेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आपके पास लेटर ऑफ अलॉटमेंट की सिक्योरिटीज होनी चाहिए। चेक वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन लॉस्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज नॉट बीन डिलीवर विद इन द प्रिस्क्राइब। तो ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट लॉस हो चुका है, विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड में आपने शेयर ट्रांसफर नहीं किए हैं। द कंपनी रजिस्टर्स the transfer on such a terms as to indemnity as the board may think fit। तो उस टाइम पे कंपनी को लग रहा है कि बोर्ड जो सोचेगा उस हिसाब से हमको ये शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, नहीं तो सामने वाले को नुकसान जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी हैज द पावर टू रजिस्टर on receipt of intimation of transmission of any rights to securities by operation of law from any person to whom such right has been transmitted। कंपनी के पास पावर है, करेक्ट, कि वो इंटीमेशन भी दे सकता है कि नहीं भाई मेरे पास ये था, मैं आपको ये दे रहा हूँ, करेक्ट, इसका ये रिसिप्ट है। कंपनी के पास पावर है, रिसिप्ट के द्वारा वो इंटीमेशन दे सकता है। वेर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन and relates to party paid shares, examining that the transfer is not registered unless the company give notice of the application in form number SH5 to the transferee, and transferee gives no objection to transfer within 2 weeks from the receipt of notice। तो underline this form, these 2 weeks। तो यहाँ पे 5th नंबर का पॉइंट क्या है? क्या ट्रांसफरर ने एप्लीकेशन दी है रिलेट टू पार्टली पेड शेयर्स, क्योंकि वो जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो पार्टली पेड शेयर्स है।
तो क्या ट्रांसफर ने कोई एप्लीकेशन की है? एग्जामिन दैट द ट्रांसफर इज नॉट रजिस्टर्ड। अभी तक हमने ये देखा कि ये ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अनलेस कंपनी गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर SH5 टू द ट्रांसफर। तो कंपनी एक एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर SH5 नोटिस देगी ट्रांसफरी को, एंड ट्रांसफरी गिव्स नो ऑब्जेक्शन टू ट्रांसफर। और ट्रांसफरी परचेजिंग करने वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करेक्ट, पर वो नोटिस मिलने से 2 वीक्स में ये होना चाहिए। एग्जामिन दैट द कंपनी अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी ऑफ द ऑर्डर कोर्ट ट्रिब्यूनल अदर अथॉरिटी deliver the certificate of all securities allotted, transmitted or committed within a period of 2 months from the date of incorporation in the case of subscribers to the memorandum। तो आपको जो शेयर डिलीवर करने हैं, करेक्ट, कंपनी के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपके पास 2 महीने हैं। आप देखना कि कहाँ से कितने मंथ होते हैं, ये याद रखना MCQ के लिए। मान लो कि अलॉटमेंट कर दिए है और अलॉटमेंट बाद की बात है, तो allotment से 2 मंथ, allotment से 2 मंथ, within a period of 2 months from the date of allotment in the case of any allotment of any of its share, within 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer under section 1, or as the case may be, or under section 2 in the case of transfer or transmission of securities। तो यहाँ पे कंपनी के इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने की डेट से 1 मंथ बोला है, तो आगे दोनों पॉइंट में 2 मंथ था, इसमें 1 मंथ है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। देखो डिबेंचर का अलॉटमेंट है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से 6 मंथ्स बोला है, पर शेयर का अलॉटमेंट है तो 2 मंथ बोला है। Where the securities are dealt in a depository, examine that the company intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities। जो कंपनी डिपोजिटरी के साथ डील कर रही है तो कंपनी को ये एग्जामिन करना चाहिए कि कंपनी को ये डिपोजिटरी को इंटीमेट करना चाहिए कि भाई मैं ये शेयर्स अलॉट कर रहा हूँ, उसकी ये डिटेल्स हैं, तो कंपनी को डिपोजिटरी को बताना चाहिए। एंड लास्ट, if there are any default made in complying with the provision, मान लो कि प्रोविजन में जो भी रूल था कंपनी डिफॉल्ट में गई है, तो क्या कंपनी ने कोई फाइन पे किया है, उसकी अमाउंट चेक कर लो। आप पढ़ोगे आपको मालूम है कि मैं वो मंथ और वो फॉर्म ही पूछूंगा, तो मेरे को मालूम है कि आप लोग तुरंत वही देख के बताने वाले हो। नेक्स्ट है आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, तो बोनस शेयर आप इश्यू करने वाले हो तो क्या वेरिफिकेशन होगा? बोनस शेयर पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने SYB को। ओके, a company may issue fully paid up bonus share of its member in any manner whatsoever out of its free reserve, security premium account और CRR अकाउंट। तो इसको IMP करो सबसे पहले MCQ के लिए। कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी तो किस में से करेगी? ओके, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर shall be made by capitalizing reserve created by revaluation of asset। ऑडिटर को एंश्योर करना है कि असेट रिवैल्यूएशन की वजह से जो कैपिटलाइजेशन रिजर्व क्रिएट होता है उसमें से बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती कंपनी, तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना है। फर्दर ही शुड ऑल्सो इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व
फॉर द इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो कंपनी को नीचे की कंडीशन भी फुलफिल करनी है। फर्स्ट, बोनस शेयर इश्यू करना है तो क्या आर्टिकल्स में ऑथोराइज किया है? इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथोराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया है जनरल मीटिंग में कि बोनस शेयर इश्यू करना है तो आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा? It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it। कंपनी ने कोई फिक्स डिपॉजिट का पैसा या डेbt सिक्योरिटीज का पैसा नहीं दिया है, उसमें वो डिफॉल्ट गई है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे सकी या तो इंटरेस्ट नहीं दे सकी, और वो कंपनी अभी बोल रहा है कि मैं बोनस शेयर इश्यू करूंगा, वो कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी को सबसे पहले वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा और डेbt सिक्योरिटीज का पैसा देना पड़ेगा, बाद में कंपनी ये बोनस शेयर का पैसा दे सकती है या बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड in respect of the payment of statutory dues of the employees such as contribution to PF, gratuity and bonus। कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करना है ना, कंपनी कर सकती है, पर ये ऐसी कंपनी है जो एम्प्लॉयज़ का पीएफ नहीं देती, ग्रेजुटी नहीं देती, बोनस नहीं देती, तो ये कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तेरे को करना है तो सबसे पहले वो लोगों का पैसा दे दे, बाद में तू बोनस शेयर इश्यू कर, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टली पेड शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। एस वाई बी को में आपको मालूम था कि बोनस शेयर आप ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर का ही इश्यू कर सकते हो। तो मान लो कि आपके पास पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे फुल्ली पेड अप शेयर्स में। इट complies with such a condition as may be prescribed, like the company which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same। एक बार बोर्ड मीटिंग में रिकमेंडेशन हो गया, अनाउंस हो गया कि कंपनी बोनस शेयर इश्यू करने वाली है, तो बाद में आप फिर नहीं सकते, बाद में आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, आपको बोनस शेयर देना ही पड़ेगा। तो बोनस शेयर सेल नॉट बी इश्यूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। आप ये कहते हो कि मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं आपको बोनस शेयर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। डिविडेंड की जगह पे आप बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या है? ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स। अभी तक सर ये कॉल रखो ना, मंडे मतलब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बोनस शेयर तक पढ़ा। ओके,